हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडोटी वंस अगेन। सो एज यू ऑल नो दैट कि कल आप लोगों का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है सी नेट का। आप लोगों के पास अब 24 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है। सो इसीलिए लास्ट मोमेंट पे एक रिवीजन के तौर पर मैं ये मॉक टेस्ट अपलोड कर रही हूँ, ताकि यहाँ से आप लोग जो भी अभी तक आप लोग पढ़ चुके हो उन सबका रिविजन कर सको। ठीक है, तो प्रीवियसली जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं या जो भी अलग अलग वीडियोज़ में मैंने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, इन सबको मैंने पढ़ाया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो भी जैसे क्वेश्चंस आते हैं उन सबको यहाँ पर मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया। ये सारी चीज़ आपकी पड़ी हुई है, बस आपको रिवाइज करना है और आपको खुद से सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। एक तरीके से आपका अभी आप समझ लो कि आप सी नेट दे रहे हो, ठीक है, और फिर चेक करो कि 120 में आप कितना सही कर रहे हो। जैसे आप अभी यहाँ पर जितना अटैम्प्ट कर पाओगे वही आप कल भी करके आओगे, तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। और बाय चांस अगर आप कुछ चीज़ें भूल रहे हो या गलत कर रहे हो तो अभी आप लोगों के पास कल सुबह तक के समय बचा हुआ है, तो उन चीज़ों को एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेना, रिवाइज कर लेना, ताकि ये गलती फिर आप मेन एग्जाम में ना करो। ठीक है, तो लास्ट में कमेंट में मुझे भी रिजल्ट बताना कि कितना आपने करेक्ट किया। एंड कल एग्ज़ाम है तो उसके लिए सबको ऑल द वेरी बेस्ट। ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, ज़्यादा डरना नहीं है, नर्वस नहीं होना है, और क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से सही ऑप्शन को टिक करना है। सिली मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसा कि मैंने बताया कि सिली मिस्टेक से भी बहुत सारे नंबर हमारे पीछे हो जाते हैं और हमें कॉलेज मिलने में फिर प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ माइंड में रखनी है, सिली मिस्टेक नहीं करनी है और क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स इज। नर्स की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? ऑप्शंस है एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, पेशेंट केयर यानी रोगी देखभाल, रिसर्च यानी अनुसंधान, या फिर टीचिंग यानी शिक्षण। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? पेशेंट केयर। प्राइमरी मतलब एज अ नर्स हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है? पेशेंट यानी रोगी की देखभाल करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, तो ये समझ के नहीं कि हाँ हमें आता है तो आप स्किप कर दो, क्योंकि बीच में कुछ क्वेश्चंस आपको नए भी मिलेंगे, तो हो सकता है वो आपके एग्जाम पेपर में रखे हों, तो उनको स्किप नहीं करना है, उनको भी देखते हुए चलना है। और एक तरीके से ये रिविजन ही हो रहा है, तो सारे क्वेश्चंस खुद से अटैम्प्ट करके देखो कि आप लोग कितना करेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्वालिटी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ नर्स। नर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? सिंपैथी, एम्पैथी, एंगर या फियर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? बी, एम्पैथी यानी समानुभूति। और मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि सिंपैथी यानी सहानुभूति भी एक अच्छी चीज़ होती है, तो हम पेशेंट के साथ सिंपैथी क्यों नहीं रख रहे हैं, हम एम्पैथी क्यों ऑप्शन टिक कर रहे हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर सिंपैथी टिक लगा के आएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एम्पैथी का एग्जैक्ट मतलब होता है कि पेशेंट कि जो फीलिंग्स हैं, जो वो सोच रहा है, उसको हमें समझना है। और सिंपैथी मतलब होता है कि उसके दुख में पूरी तरह शामिल होना है। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात ये, एग्जांपल बताऊंगी कि मान लीजिए पेशेंट को बहुत तकलीफ है, वो दर्द में है, तो वो रो रहा है, तो अगर आप उसके साथ बैठ के रोने लगोगे तो ये हुआ सिंपैथी, जो कि हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है? उसका ट्रीटमेंट करना, उसको ठीक करना, ना कि उसके साथ बैठ के रोना है। हमें उसके दर्द को समझना है, ठीक है, ताकि हम सही से उसकी देखभाल कर सके, तो उसकी फीलिंग्स को समझना, ये होता है एम्पैथी। तो हमें एम्पैथी दिखानी है, ना कि सिंपैथी दिखानी है। ठीक है, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा एम्पैथी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस। ये मैंने बहुत बार बताया, बट फिर भी ये लास्ट मोमेंट है तो एक बार और रिवीजन करा देते हैं। 5 स्टेप होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के। क्या बताया था मैंने? पहला होता है असेसमेंट, ठीक है। दूसरा क्या होता है? डायग्नोसिस यानी निदान करना। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी रोगी अपने लक्षण लेके आया, आपसे बता रहा है, उसके बेसिस पे आपको डायग्नोसिस बनानी है कि इसको प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या। अगर वो बोला मुझे बार बार छींक आ रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, या मुझे बुखार आ रहा है, तो हो सकता है उसको कोई वायरल फीवर हुआ हो या कोल्ड हो गया हो। तो ये डायग्नोसिस हमने बनाई ना, कि उसके लक्षणों के आधार पर उसी तरीके से डायग्नोसिस बनानी। असेसमेंट पहले उसका हमको मूल्यांकन करना, देखना है, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा स्टेप हमारा क्या होता है? प्लानिंग। अब हमने डायग्नोसिस, हमें पता चल गया कि इसको ये बीमारी है, तो उसके हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे, मतलब इसको कैसे कैसे ट्रीटमेंट देनी है, क्या इसके लिए हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या हम मैनेजमेंट करेंगे, वो सारी चीज़ें प्लानिंग में आएंगी। फिर प्लानिंग के बाद होता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन होता है लागू करना। जो भी आपने प्लान किया है, अब उसको कैसे आप उस पर लागू कर रहे हो पेशेंट पे, वो इम्प्लीमेंटेशन आता है। फिर लास्ट स्टेप आता है हमारा इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। लास्ट में देखना आउटकम, कि जो भी हमने उसको ट्रीटमेंट दिया, दवाइयाँ दी, उससे कुछ उसको फ़र्क पड़ा है कि नहीं, वो ठीक हुआ है कि नहीं। ये तो असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन, ये 5 स्टेप होते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस में टोटल कितने स्टेप्स होते हैं। ऑप्शन दिए होंगे 4, 3, 2, 5, तो हमको कितना ऑप्शन टिक करना है? 5, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या? फर्स्ट स्टेप। तो पहला स्टेप क्या था? असेसमेंट। तो
करेक्ट आंसर क्या होगा? मूल्यांकन यानी फर्स्ट असेसमेंट। ठीक है, यही आपसे पूछ लेता लास्ट स्टेप, तो आंसर हो जाता इवैल्यूएशन। तो इधर से आपने समझ लिया पूरा इसका, तो अब आप कुछ भी इससे क्वेश्चन बन जाए, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो ईजिली। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो ये सबको पता ही है क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और बार बार मैंने ये चीज़ भी बताई है कि 37 हो या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, सेम चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल पल्स रेट इन एडल्ट। एडल्ट में पल्स रेट यानी हार्ट रेट भी बोलते हैं, कितनी होती है? तो नॉर्मल पल्स रेट या हार्ट रेट हमारी होती है 60 to 100। 60 से कम है तो मैंने बताया था ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है और आया भी हुआ है इस तरह का। और अगर 100 से ज़्यादा है तो हम टैकीकार्डिया बोलेंगे। ठीक है, फिर है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल जो रक्तचाप होता है हमारे बॉडी में वो कितना होता है? तो वो होता है 120/80 mmHg। काफ़ी बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा है कि ब्लड प्रेशर की यूनिट क्या होती है, तो mmHg, ये याद रखना। जिसमें से 120 जो होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और जो 80 होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इसमें से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कौन सा, तो सिस्टोलिक ज़्यादा वाला यानी 120 वाला होता है। ठीक है, फिर है यूनिवर्सल प्रिकॉशन आर यूज्ड फॉर। यूनिवर्सल प्रिकॉशन उपयोग होते हैं किस लिए? ओनली HIV के लिए, ओनली TB के लिए, ऑल पेशेंट्स के लिए या ओनली चिल्ड्रन के लिए? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल चिल्ड्रन, ऑल पेशेंट। क्यों? क्योंकि कोई भी रोगी हो, अगर हम यूनिवर्सल प्रिकॉशन रखेंगे, यूनिवर्सल प्रिकॉशन जैसे कि ग्लव्स पहनना, हाथ धुलना, मास्क लगाना, तो हम रोगी से जो ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़ है उससे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। ना तो हम उससे डिसीज़ लेंगे, ना हम अपनी बीमारी उसको देंगे। ठीक है, इस तरीके से इस प्रिवेंशन के लिए हमें हर पेशेंट पे ये चीज़ लागू करनी होती है। तो ये आंसर होगा आपका ऑल पेशेंट यानी सभी रोगी के लिए। फिर क्वेश्चन है हमारा IM इंजेक्शन मीन्स। IM का क्या मतलब होता है? तो IM मतलब होता है इंट्रामस्कुलर यानी मांसपेशियों में जो इंजेक्शन दिया जाता है। फिर है इंस्ट्रूमेंट टू मेजर BP। BP को नापने वाला इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र कौन सा होता है? तो वो क्या होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेड सोर इज कॉज्ड बाई। बेड सोर यानी प्रेशर सोर किसकी वजह से होते हैं? प्रेशर की वजह से। इसका दूसरा नाम भी प्रेशर सोर होता है, तो उसी से हमें समझ में आ रहा है प्रेशर। और ये मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। ये तब होता है जब कोई भी पेशेंट बेड रिडन यानी बहुत लंबे समय से बेड में लेटा हुआ है, तो उसका जो बॉडी का प्रेशर है, मान लीजिए वो पीठ के बल सुपाइन पोजीशन में लेटा, तो पूरा प्रेशर उसका एक ही जगह पे लग रहा है, तो वहाँ पर फफोले यानी अल्सर्स होने लगते हैं, उसको हम बोलते हैं बेड शोर। और इसको हम प्रिवेंट कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन भी मैंने बताया हुआ। तो प्रिवेंट करने के लिए क्या होगा? फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब उसकी पोजीशन अदला बदली हर 2 घंटे में करते रहेंगे, जिससे क्या होगा? एक जगह प्रेशर नहीं लगेगा बॉडी में और अल्सर्स या बेड सोर्स नहीं होंगे। तो इससे हम प्रिवेंट कर सकते कैसे? फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंजिंग करके। ठीक है, फिर क्वेश्चन है हैंड वॉशिंग प्रिवेंट। हैंड वॉशिंग यानी हाथ धोने से हम क्या रोक सकते हैं? इन्फेक्शन यानी संक्रमण को। फिर है स्टेरिलाइजेशन मीन्स। स्टेरिलाइजेशन का क्या अर्थ होता है? सम माइक्रोब्स डिस्ट्रॉयड, केवल कुछ माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय होना, या ऑल माइक्रोब्स डिस्ट्रॉयड, या ओनली बैक्टीरिया किल्ड, या ओनली वायरस किल्ड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल माइक्रोब्स प्लस स्पोर्स भी अगर होता ना तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसमें डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन में सारे माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर ऑक्सीजन इज गिवन इन। ऑक्सीजन कब दी जाती है? हाइपोक्सिया केस में, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या फीवर। करेक्ट आंसर होगा ए यानी कि हाइपोक्सिया। क्यों? हाइपोक्सिया मतलब ही होता है ऑक्सीजन की कमी होना। ये एक बीमारी है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमारे बॉडी में क्या O2 की जो मात्रा है वो ठीक से नहीं पहुंच पाती है सेल्स में, जिसकी वजह से हमें साइनोसिस देखने को मिलता है। साइनोसिस का मतलब होता है हमारे जो कलर है बॉडी का वो ब्लू पड़ने लगता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, आपसे ये भी पूछ सकता है, तो रिकॉल कर लो इसको एक तरीके से कि आप लोगों को अगर ये पूछा जाए कि साइनोसिस का मतलब क्या होता है, तो ब्लूइश डिस्कलरेशन बोलते हैं। और ये कब होता है? जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है यानी हाइपोक्सिया होता है। तो ऑक्सीजन कब दी जाएगी? जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है यानी हाइपोक्सिया में हम ऑक्सीजन देंगे। ठीक है, फिर है IV रूट मीन्स। IV रूट का क्या मतलब होता है? तो IV का मतलब होता है इंट्रावीनस। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इंट्रावीनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सिरा में, यानी डायरेक्ट IV लगाना। फिर क्वेश्चन है डू नॉट हार्म प्रिंसिपल। मैंने आपको ये भी बताया कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे नर्सिंग फील्ड में, उसमें से एक प्रिंसिपल होता है डू नॉट हार्म। तो इसका क्या मतलब होता है? ये किसके अंडर में आता है? जस्टिस, बेनिफिसेंस या नॉन मालिफिसेंस या ऑटोनॉमी। करेक्ट आंसर होगा नॉन मालिफिसेंस, यानी डू नॉट हार्म मतलब हमें पेशेंट को हार्म नहीं पहुंचाना। और यहीं पर अगर ये होता कि डू गुड फॉर पेशेंट मतलब हमें पेशेंट का अच्छा करना है, तो ये अंडर आता है किसके? बेनिफिसेंस के। तो ये अभी हमें याद करके रखना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप देख सकते हो कि पढ़ा हुआ है, बस यहाँ पे जल्दी जल्दी एक रिविजन कर रहे हैं चीज़ों का। ठीक है, पल्स इज मेजर्ड एट। नाड़ी कहाँ मापते हैं? वेन, आर्टरी, नर्व या फिर मसल्स। तो
तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर होगा आर्टरी, यानी जो पल्स होती है वो कहाँ से नापी जाती है? आर्टरी से। और सीपीआर के केस में कौन सी आर्टरी होती है? मैंने ये भी बताया था, तो वो होती है कैरोटिड आर्टरी, जो गले में प्रेजेंट होती है ना, उसको हम बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीवर इज व्हेन टेम्परेचर इज, कब हम कहेंगे कि हमें बुखार है? टेम्परेचर कितना ज़्यादा होना चाहिए कि हम बोल सकते हैं कि इसको फीवर है? तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 से अगर ज़्यादा हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि हमें बुखार है या पेशेंट को बुखार है। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, यानी ग्रेटर देन 37.5 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा होना अब नॉर्मल चीज़ ही होती है। फिर है नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन यानी श्वसन दर कितना होता है नॉर्मल? तो ये भी मैंने बताया 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट। 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस लेना छोड़ना, ये इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट। फिर इंजेक्शन अंडर स्किन, ऐसा इंजेक्शन जो स्किन यानी त्वचा के नीचे दिया जाता है। आईएम तो मांसपेशियों में दिया जाता है, आईवी सिरा में दिया जाता है, लेकिन अंडर द स्किन कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो वो होता है एससी, यानी सबक्यूटेनस, इसको हम बोलते हैं। स्किन के अंडर वाले को हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस, टर्म यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। फिर है पीपीई स्टैंड फॉर, पीपीई किट आपने सुना होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसमें मास्क, ग्लव्स, गॉगल्स ये सब होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉर्ड कीपिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर, रिकॉर्ड हम क्यों रखना ज़रूरी होता है? लीगल पर्पज़ के लिए, टाइम पास, फन या नन? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लीगल पर्पज़। हॉस्पिटल में कोई भी ऐसे मेडिको लीगल केस अगर हो जाता है तो उसके लिए हमें उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना होता है। फिर फर्स्ट एड इज़ गिवन, प्राथमिक उपचार कब दिया जाता है? आफ्टर डेथ, इमीडिएटली, आफ्टर वीक या नन? करेक्ट आंसर क्या होगा? इमीडिएटली। फर्स्ट एड का मतलब ही होता है तुरंत हमें उसका ट्रीटमेंट करना है। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर पेशेंट आपको कोई रास्ते में किसी को एकदम से हार्ट अटैक आ गया या किसी का अलग एक्सीडेंट हो गया, तो उस टाइम आप क्या फर्स्ट एड दोगे? किसी को एक्सीडेंट हुआ, बहुत खून बह रहा है, तो उसमें हमें खून को किस तरह रोकना है, जहाँ से भी खून बह रहा है उसमें प्रेशर डालना, उसको दबा के रखना उस जगह को, तो ये फर्स्ट एड मैनेजमेंट हो गया। किसी को सीपीआर देना, यानी किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया, रोड में चलता हुआ पेशेंट गिर गया, उसकी धड़कनें बंद होगी, तो आप तुरंत उसको सीपीआर दोगे, तो ये फर्स्ट एड मैनेजमेंट हो गया। तो फर्स्ट एड क्या है? तुरंत, यानी इमीडिएट देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स, गोपनीयता का अर्थ क्या होता है? ये भी क्वेश्चन मैंने बहुत प्रैक्टिस करा है और ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है। मैं ये जो मॉक टेस्ट करा रही हूँ उसमें से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो कल देखने को ज़रूर मिलेंगे। आप लोगों को मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कितने क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिले वहाँ पे, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है? शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, कीपिंग इन्फॉर्मेशन सीक्रेट, इग्नोरिंग पेशेंट या राइटिंग। तो कीपिंग इन्फॉर्मेशन सीक्रेट, यानी किस रोगी की, यानी जो पेशेंट है उसका जो भी प्राइवेसी है उसको मेंटेन करके रखना, उसकी बातों को इधर उधर फैलाना नहीं, ठीक है। फिर है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप शुड बी, नर्स रोगी संबंध होना चाहिए कैसा? पर्सनल, प्रोफेशनल, इमोशनल या कैजुअल? करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोफेशनल। जो हमारा नर्स पेशेंट रिलेशनशिप होता है वो कैसा होता है? प्रोफेशनल होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश के स्टार्ट हो जाते हैं। 24 क्वेश्चन अभी तक हमने नर्सिंग एप्टीट्यूड के दिए। अभी इसी तरह का आपका पेपर आता है, राइट? उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, 24 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर ई मॉक टेस्ट भी एक तरीके से आप ये समझ लो आप टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। तो 24 हमने नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखे। अब आता है इंग्लिश पोर्शन। सिनोनियम ऑफ अबंडेंट इज, अबंडेंट का सिनोनियम यानी पर्यायवाची क्या होगा? तो अबंडेंट का मतलब क्या होता है हमें? अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में, तो प्रचुर यहाँ पे कौन है? प्लैनेटी, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर एंटोनियम ऑफ एक्सपैंड, एंटोनियम मतलब विलोम शब्द, और एक्सपैंड का मतलब हमें पहले बताना चाहिए। एक्सपैंड का मतलब क्या होता है? फैलना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? सिकुड़ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? श्रिंक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस आपको चूज करना। ऑप्शन है शी डू हर वर्क, शी डज हर वर्क, शी डूइंग हर वर्क या शी डन हर वर्क। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? शी डज हर वर्क। यहाँ डज क्यों आएगा? क्योंकि शी क्या है? सिंगुलर फॉर्म है। तो इनका छोटा छोटा चीज़ें आपको ठीक से ध्यान देना, जल्दबाजी में ये नहीं कि आप डू वाला ऑप्शन कर दो, डन वाला कर दो, फिर बाद में बोलो अरे ये मैंने क्या कर दिया, तो ये नहीं करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डैश गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, तो इसका क्या आप यहाँ पे करेक्ट फिल करोगे? तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल, क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ क्या आता है? इज़। फिर है वन वर्ड फॉर वन हु ट्रीट्स पेशेंट, रोगियों का इलाज करने वाले को हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनियम ऑफ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का एंटोनियम यानी विलोम शब्द, तो ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, तो ईमानदार का उल्टा क्या होगा? डिसऑनेस्ट। फिर सिनोनियम ऑफ रैपिड, रैपिड मतलब तेज, और सिनोनियम मतलब पर्यायवाची, तो रैपिड यानी तेज का पर्यायवाची क्या हुआ? स्लो, तो रैपिड का पर्यायवाची
स्लो ये तो एंटोनियम हो गया। रैपिड मतलब फास्ट ही होता है, तेज, तो करेक्ट आंसर फास्ट होगा। फिर है शी डैश अ बुक, तो इसमें करेक्ट आर्टिकल आप क्या भरोगे? शी रीड अ बुक, शी रीड्स अ बुक, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? शी रीड्स अ बुक, क्योंकि शी सिंगुलर है तो एस लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ रिसीव। रिसीव की आपको यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। इसमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी। रिसीव की करेक्ट स्पेलिंग होती है RECEIVE, याद रखना है इसको। सिमिलरली मैंने और भी स्पेलिंग्स बताई थी, जैसे इन्वायरमेंट, एकोमोडेशन, ठीक है, तो इनको भी याद रखना। फिर है वेरी टायर्ड मीन्स, वेरी टायर्ड का मतलब क्या होता है? थका हुआ, एग्जॉस्टेड, करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एग्जॉस्टेड। फिर है दे डैश प्लेइंग, तो दे के साथ क्या आता है? दे प्लूरल फॉर्म है, तो दे के साथ हमेशा क्या आता है? आर, दे आर प्लेइंग। एंटोनियम ऑफ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब विलोम शब्द, स्ट्रॉन्ग का एंटोनियम मतलब विलोम शब्द, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है? पावरफुल, ताकतवर, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वीक। स्ट्रॉन्ग का उल्टा क्या होगा? वीक। फिर है सिनोनियम ऑफ बिगिन, बिगिन यानी शुरू करना, इसका पर्यायवाची और क्या हो सकता है? स्टार्ट, शुरू करना मतलब स्टार्ट करना। ही डैश हिज होमवर्क, उसने अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट किया, तो ही के साथ क्या आएगी? सिंगुलर फॉर्म, तो ही डज हिज होमवर्क। फिर प्लूरल ऑफ चाइल्ड, प्लूरल फॉर्म भी बहुत पूछी जाती है, तो चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? इसमें ES वगैरह नहीं लगेगा, इसमें जो आपका फुल फॉर्म होगा वो होगा चिल्ड्रेन। फिर है डैश एप्पल, तो एप्पल यानी ए, यानी जो वॉवल्स हैं AEIOU, तो वॉवल्स के साथ हमेशा एन आता है, तो एन एप्पल, करेक्ट आंसर इज बी। फिर अपोजिट ऑफ हैप्पी, हैप्पी का अपोजिट क्या होगा? सैड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिनोनियम ऑफ बिग, बिग यानी बड़ा, तो बड़े का पर्यायवाची क्या होगा? स्मॉल, लार्ज। फिर आई डैश अ स्टूडेंट, तो आई एम अ स्टूडेंट, आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम। फिर शी डैश यस्टरडे, तो यस्टरडे यानी पास्ट फॉर्म आ रही, तो पास्ट फॉर्म के साथ हमेशा हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो शी वेंट यस्टरडे, करेक्ट आंसर इसमें हमारा क्या होगा? शी वेंट। फिर फियर ऑफ वाटर, वाटर यानी पानी से डर लगने को हम क्या बोलेंगे वन वर्ड में? तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब वाटर होता है, तो पानी से डर लगने को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिया। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसिव वॉइस ऑफ राम रोट अ लेटर, राम ने लेटर लिखा, इसका हमें पैसिव वॉइस बताना है। ये आपको एक्टिव वॉइस में दिया है, आपके ऑप्शन है अ लेटर इज रिटन बाय राम, अ लेटर वॉज रिटन बाय राम, राम इज रिटन लेटर, या फिर नन, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अ लेटर वॉज रिटन बाय राम। फिर है सिनोनियम ऑफ क्विक, क्विक यानी जल्दी, तो इसका पर्यायवाची वही फास्ट हो जाएगा, क्विक मतलब फास्ट होता है। एंटोनियम ऑफ लाइट, एंटोनियम मतलब विलोम शब्द, लाइट का उल्टा क्या होगा? लाइट का उल्टा आपका हो जाएगा हैवी। लाइट यहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट नहीं, लाइट मतलब हल्का, हल्का वेट, तो हल्का का उल्टा क्या होगा? भारी, हैवी। ठीक, सो ये इंग्लिश पोर्शन के क्वेश्चंस थे। अब हमारा आ जाता है फिजिक्स पोर्शन, तो फिजिक्स में वही क्वेश्चंस यूनिट से रिलेटेड, थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यही सब आते हैं, राइट। यहाँ पे वही है यूनिट ऑफ फोर्स, बताइए यूनिट ऑफ फोर्स होता है न्यूटन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड इक्वल्स टू, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, v इज इक्वल्स टू d/t, ठीक है। फिर ऐसा ही यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? तो वर्क यूनिट होती है जूल। फिर है एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी यानी गुरुत्व त्वरण कितना होता है? वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट ऑफ पावर, पावर की इकाई क्या होती है? इसकी यूनिट होती है वॉट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंस्ट्रूमेंट टू मेजर करंट, करंट को नापने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है? एमीटर। फिर यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मिरर यूज इन व्हीकल्स, जो भी हमारे वाहन होते हैं उसमें जो मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है? तो वो होता है हमारा कौन सा मिरर? कन्वेक्स मिरर, दैट इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी यूनिट, आवृत्ति की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। फिर है लेंस यूज इन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में जो लेंस यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। हीट ट्रांसफर विदाउट मीडियम, बिना किसी मीडियम के अगर ऊष्मा यानी हीट ट्रांसफर हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन। ये कल भी मैंने फिजिक्स के जो क्वेश्चन बताए थे उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया था। यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब का यूनिट क्या होता है? पास्कल। वेलोसिटी इज, वेलोसिटी क्या है? स्केलर यूनिट है, वेक्टर यूनिट है, या फिर बोथ है?
करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, वेक्टर यूनिट। और वेक्टर यूनिट हम उस किसको बोलते हैं, वेक्टर कौन होते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रेजेंट हो, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होता है, इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। फिर है वर्क इज इक्वल्स टू, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा, आपने पढ़ा है ना फॉर्मूला, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर है ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की तो केल्विन भी यूनिट होती है, सेल्सियस भी होती है और फ़ारेनहाइट भी होती है, लेकिन इसमें आपको अगर ऑप्शन चूज़ करना है तो आप कौन सा करोगे, तो मैंने आपको कल भी बताया था, इसका करेक्ट आंसर होगा केल्विन। 0 केल्विन से ये स्केल स्टार्ट होती है, इसीलिए जो ऐसा यूनिट हम चूज़ करेंगे वो क्या होगी हमारी, केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज यूनिट, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट होता है, आवेश की जो इकाई होती है वो क्या होती है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है हमारी, कूलाम। क्यू फॉर चार्ज ही तो होता है, तो वो होता है, ठीक है। और करंट अगर पूछता तो उसकी यूनिट होती है एम्पियर। फिर है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का इक्वेशन क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, जहाँ पे V वोल्टेज होता है, I करंट और R रेजिस्टेंस, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर है डेंसिटी इज इक्वल्स टू, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, करेक्ट आंसर इज ए। फिर है साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, ध्वनि सबसे तेज किस में चलती है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में या फिर वैक्यूम में, करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज सॉलिड, क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, तो वो ईजिली टकराते हैं और जो भी साउंड है उसको ईजिली ट्रांसफ़र कर पाते हैं, फास्ट ट्रांसफ़र कर पाते हैं, ठीक है। तो सॉलिड आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर है ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, संवेग की इकाई क्या होगी, तो ऐसा यूनिट ऑफ जो मोमेंटम है वो क्या आती है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, मैंने फॉर्मूला बताया, P इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, mv मास इंटू वॉल्यूम, तो मास की यूनिट kg और वॉल्यूम कह रही हूँ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की कितनी हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। फिर रिफ्लैक्शन लॉज, जो रिफ्लैक्शन यानी परावर्तन का जो नियम होता है वो क्या बोलता है, तो करेक्ट आंसर इसमें आपका क्या होगा, I इज इक्वल्स टू R, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर है यूनिट ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। देन हमारे केमिस्ट्री पोर्शन के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। एटॉमिक नंबर मीन्स, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक का अर्थ क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन्स होना, ठीक है। फिर है pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन 7। H2O इज, H2O क्या होता है, तो H2O न्यूट्रल होता है, ना तो एसिड है ना तो बेस है, पानी तो न्यूट्रल ही होता है ना। NaCl इज, NaCl क्या है, एसिड, बेस, सॉल्ट या मेटल, करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सॉल्ट है, जिसको हम रॉक सॉल्ट या टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, और ये क्वेश्चन आपके पूछे भी गए, मैंने आपको पहले भी ये बताया हुआ है। फिर एक गैस एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, श्वसन हेतु आवश्यक गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन, हम लोग कौन सी गैस इनहेल करते हैं, दैट इज ऑक्सीजन। फिर क्या है यूनिट ऑफ मोलारिटी, यानी मोलरता की इकाई क्या होती है, तो ये क्या होती है, मोल बाई लीटर, ठीक है। फिर है ऑक्सीडेशन इज, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, अगर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उसे हम रिडक्शन बोलेंगे, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर है स्ट्रॉन्ग एसिड एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल क्या है, तो वो हमारा क्या होता है, HCl, जो हमारे स्टमक में भी पाया जाता है। फिर है एवोगैड्रो नंबर, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। फिर है मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, जो मेटल एसिड के साथ यानी धातु अम्ल के साथ रिएक्ट करके क्या देती है हमारे प्रोडक्ट में, तो वो क्या होता है, सॉल्ट प्लस H2O। अगर कोई मेटल वाटर से अम्ल से रिएक्ट करेगी तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता की इकाई क्या होगी, मोल पर लीटर, kg मीटर या सेकेंड, करेक्ट आंसर क्या होगा, मोल पर लीटर। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है यानी कार्बनिक जो रसायन होते हैं वो किससे डील करते हैं, कार्बन से, यानी कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा कण कौन सा होता है, एटम, मॉलिक्यूल, सेल या आयन, करेक्ट आंसर क्या होगा, एटम। फिर है pH वैल्यू लेस देन 7 मीन्स, अगर pH लेस देन 7 है इसका क्या मतलब होता है, एसिडिक। एग्जाम्पल ऑफ बेस, बेस का एग्जाम्पल अगर पूछे तो क्या होगा, NaOH। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास की यूनिट इसमें से कौन सी है, AMU। फिर कैटलिस्ट डस्ट, उत्प्रेरक क्या करता है, स्पीड को बढ़ाता है रिएक्शन की, या स्टॉप रिएक्शन, या फिर नो इफेक्ट, या फिर नन, करेक्ट आंसर इज स्पीड
रिएक्शन, मतलब रिएक्शन की जो दर है उसको बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल अरेंज्ड बाय, पीरियोडिक टेबल जो है वो किसके अकॉर्डिंग अरेंज्ड है? एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर। एग्जाम्पल ऑफ नोबल गैस, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नोबल गैस का है? तो वो है हीलियम, He। फिर है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट्स ड्यू टू, इलेक्ट्रोलाइट किसकी वजह से कंडक्ट होते हैं? आयन, एटम, मॉलिक्यूल या फिर न्यूट्रॉन? करेक्ट आंसर इज आयन। फिर है बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, बॉन्ड किसकी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? कोवेलेंट। ठीक है। गैस लॉ, पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, ये इसका क्या फॉर्म, ये कौन सा लॉ है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ या नन? करेक्ट आंसर इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में जो गैशियस लॉ होता है उसमें पी वी इज इक्वल्स टू क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है। फिर ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट, कोई अमाउंट है उसका ऐसा यूनिट क्या होगा? करेक्ट आंसर इज मोल। ठीक है, तो ये हमारे कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे। अब लास्ट हमारा बच्चा बायोलॉजी। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? सेल, सबको पता है। फिर डीएनए फुल फॉर्म, डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, फोटोसिंथेसिस किस में होती है? प्लांट्स में, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। हार्ट पंप्स, हृदय क्या पंप करता है? तो हृदय क्या करता है? ब्लड को यानी रक्त को पंप करता है। ह्यूमन हार्ट चैम्बर, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4। ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट ऑर्गन, सबसे बड़ा अंग। अब यहाँ पे देखो स्किन भी है, लिवर भी है, ब्रेन भी है और लंग भी है। तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अगर स्किन ऑप्शन में रखा है तो करेक्ट आंसर आप स्किन चूज करोगे, अगर स्किन नहीं होता तब आंसर होता लिवर। लेकिन यहीं पे अगर लार्जेस्ट इंडोक्राइन आपसे पूछा होता, इंडोक्राइन ग्लैंड, तब आपको क्या बताना है? थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी फंक्शन, कैरी ऑक्सीजन, इम्यूनिटी, क्लॉटिंग या फिर डाइजेशन? तो आरबीसी का क्या रोल होता है? आरबीसी का रोल होता है कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेकर जाना सेल्स तक। फिर डब्ल्यूबीसी फंक्शन, डब्ल्यूबीसी इसका क्या फंक्शन होता है? हमारी डब्ल्यूबीसी क्या करती है हमारी बॉडी में? इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। प्लेटलेट्स हेल्प्स इन, जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है उनका क्या होता है काम? क्लॉटिंग, ब्लड का थक्का बनवाना। ठीक है। विटामिन डी डिफिशियंसी कॉजेज, विटामिन डी की कमी से क्या बीमारी हो सकती है? रिकेट्स, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस या बेरी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, रिकेट्स। यहीं पे विटामिन सी पूछता तब आंसर होता है स्कर्वी, यानी बी ऑप्शन हो जाता है ये वाला। फिर इंसुलिन कंट्रोल्स, इंसुलिन किसको कंट्रोल करता है? तो इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में। देन है न्यूरॉन इज, न्यूरॉन क्या होते हैं? ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, मसल्स या टिश्यू? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नर्व सेल्स। न्यूरॉन किसकी यूनिट होती है? नर्व सेल्स की। किडनी फंक्शन, किडनी का फंक्शन क्या होता है? पंप ब्लड, फिल्टर ब्लड, डाइजेस्ट फूड या नन? करेक्ट आंसर इज फिल्टर ब्लड, जबकि ब्लड को पंप करने का काम होता है हार्ट का। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना दोनों ऑप्शन में। फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनमें से कौन सा है? तो वो है क्या? हमारे लंग्स। लंग्स किस में हेल्प करते हैं? हमारे रेस्पिरेशन में। फिर फोटोसिंथेसिस इक्वेशन इंक्लूड CO2, O2 बोथ या नन? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ। जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है उसमें CO2 भी इन्वॉल्व होती है और O2 भी इन्वॉल्व होती है। जेनेटिक मटेरियल, इनमें से जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या लिपिड? करेक्ट आंसर इज डीएनए। फिर है एंजाइम इज, एंजाइम किससे मिलके बनता है? प्रोटीन, लिपिड, शुगर या विटामिन? करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज प्रोटीन। जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से मिलके बनते हैं। फिर है सेल मेम्ब्रेन इज, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? परमिएबल, सेमी परमिएबल, इम्परमिएबल या नन? करेक्ट आंसर इज सेमी परमिएबल। जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो होती हैं सेमी परमिएबल। फिर है लार्जेस्ट सेल, नर्व, एग, मसल या आरबीसी? अब यहाँ पे लार्जेस्ट ग्लैंड या लार्जेस्ट ऑर्गन आपसे नहीं पूछा है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है लार्जेस्ट सेल कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, एग शेल। फिर है स्मॉलेस्ट बोन, फीमर, स्टेपीज, टीबिया टीबिया या ह्यूमरस? तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटी बोन कौन सी होती है? स्टेपीज, जो हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है? ईयर में। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है कि स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? ईयर में पाई जाती है, जो हमारा मिडिल ईयर होता है उसका पार्ट होता है, जो सबसे छोटी बोन होती है हमारी पूरी बॉडी में। फिर ब्रेन पार्ट ऑफ फॉर बैलेंस, हमारी बॉडी में जो ब्रेन का पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट होता है जो बैलेंस करता है, बॉडी बैलेंस करता है? तो वो होता है सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप सिस्टम, ब्लड ग्रुप सिस्टम कौन सा होता है? एबीओ ग्रुप। ठीक है। फिर है ह्यूमन क्रोमोजोम नंबर, ह्यूमन क्रोमोजोम नंबर टोटल कितने हैं? 46। देन यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? ओ, जिसमें भी ओ नेगेटिव, ये मैंने आपको बहुत बार बताया। सो दीज आर ऑल 120 क्वेश्चंस यहाँ पे हमने प्रैक्टिस किए। तो
आई होप आप लोगों के सबके सही गए होंगे, बट स्टिल आप लोगों को कुछ अगर कन्फ्यूजन था तो यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से, इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर एग्ज़ाम टुमारो, एंड अच्छे से एग्ज़ाम करना। और लास्ट में आके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया और क्या क्या कैसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया उससे कुछ आया या नहीं आया। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।